लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। कुछ इसी प्रकार के शब्द थे भगत सिंह के। सीखना, जागरूकता और शिक्षा ही इस चैनल का उद्देश्य है। द इशू सर एक शिक्षक हैं जिनकी विशेषज्ञता जटिल विषयों को सरल और वस्तुनिष्ठ तरीके से मानचित्र के आधार पर समझाने में निहित है। भगत सिंह एक व्यक्ति नहीं थे, भगत सिंह एक विचार थे। कुछ इस प्रकार का विचार जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता को हिला डाला, कुछ इस प्रकार का विचार जिन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर डाला। केवल भगत सिंह का शरीर खत्म हुआ है, उनके विचार नहीं। और अगर हम बात करें शहीदों की, तो वैसे तो हमारे देश में बहुत सारे व्यक्ति शहीद हुए हैं। ऐतिहासिक आंकड़ों को अगर देखा जाए तो लगभग 6.5 लाख व्यक्ति। मैं नमन करता हूं उन सभी शहीदों को, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उनकी तरफ जो सबसे कम उम्र में शहीद हुए, और उनमें से निकल कर आते हैं भगत सिंह और उनके कुछ साथी राजगुरु और सुखदेव। वे एक नई क्रांति थे, एक नए बदलाव थे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर सन 1907 को होता है, गांव बंगा, जिला लोयलपुर, पंजाब। और आज ही के दिन यानी कि 23 मार्च सन 1931 को इन्हें फांसी हुई थी। फांसी क्यों हुई, कैसे हुई, क्या क्या कारण थे, इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आपको यहाँ पीछे एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, यह भगत सिंह का घर था। आइए बात करते हैं हम उनकी माता के बारे में। भगत सिंह की जो माता है उनका नाम विद्यावती कौर है। जब भगत सिंह को फांसी होती है तो अंतिम क्षणों में मिलने के लिए उनकी माता जेल में जाती है, और भगत सिंह की जो माता है वह वहां पर रोती है। भगत सिंह की माता को भगत सिंह जो है वह बेबे कहते हैं, तो बोलते हैं भगत सिंह कि भगत सिंह की बेबे होकर रोते हो। भगत सिंह की माता वहां पर कहती है कि मुझे दुख इस बात का नहीं है कि भगत सिंह को फांसी हो रही है, मुझे दुख इस बात का है कि मुझे हजारों भगत सिंह क्यों नहीं दिए जो इस देश की मिट्टी के लिए मर मिटे, जो इस देश के लिए कुर्बान हो सके। कुछ इस प्रकार के विचार थे भगत सिंह की माता के। बड़ी पूजनी थी वे माता, जिन्होंने एक शेर को जन्म दिया। मुझे यहाँ पर बड़ी शानदार पंक्ति याद आती है कि मुबारक बहार में गुल ए गुलजार में अचानक यह जगमगाता नूर आ गया है, और शमशीर की धार पर चलकर शेर आ गया है। इसीलिए पंजाब सरकार ने सन 1973 में भगत सिंह की जो माता है उन्हें पंजाब माता के रूप में सम्मानित किया। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि उनकी जो माता है ये उनका चित्र है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देती है। अगर हम उनके पिता के बारे में बात करें तो उनके पिता का नाम था सरदार किशन सिंह जी। सरदार किशन सिंह जी जो थे वह अपने बच्चे को बचाने के लिए प्रयत्न करते हैं। आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे ऐसे पिता होते हैं जो अपने बच्चे को बचाने का प्रयास करते हैं। तो जब भगत सिंह को फांसी होती है तो वे गवर्नर को पत्र लिखते हैं कि मेरे बच्चे का अपराध जितना भी कम किया जा सके उतना कम कीजिए। तो कुछ ये जो बातें हैं ये किसी प्रकार से भगत सिंह को पता चलती है, और जब भगत सिंह से जेल में मिलने के लिए उनके पिताजी जाते हैं तो भगत सिंह उनसे कहते हैं कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हो। मेरे चाचा अजीत सिंह सन 1905 में पगड़ी संभाल और जट्टा आंदोलन का जिन्होंने नींव रख दी, और मेरे ताया जी जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता की वजह से निर्वासित जीवन जिया, उस खून का हिस्सा होते हुए मुझे ये सोचना पड़ रहा है। और भगत सिंह जो है अपने पिताजी से नाराजगी जायज करते हैं, नाराजगी जताते हैं। तो कुछ इस प्रकार के प्रेरणा स्रोत थे हमारे भगत सिंह। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्या होता है कि भगत सिंह के पिताजी जो थे सरदार किशन सिंह जी, इनके एक मित्र थे जिनका नाम है नरेश मेहता। नरेश मेहता जो है भगत सिंह के घर के पास से गुजर कर जाते हैं, तो वे एक नन्हे भगत सिंह को देखते हैं। क्या ही उम्र होगी इनकी, छोटे से बच्चे थे ये। तब भगत सिंह को देखते हैं, भगत सिंह जो है एक पेड़ के पास में कुछ तिनके जो है वो जमीन में गाड़ रहे थे। तो नरेश मेहता कहते हैं कि बच्चे ये क्या कर रहे हो। तो भगत सिंह पलट कर जवाब देते हैं कि आजादी की लड़ाई आने वाली है और मैं क्रांति की बंदूकें गाड़ रहा हूं। सोचिए एक छोटा सा बच्चा, कितना जबरदस्त माइंड सेट होगा उनका, कितने दृढ़ संकल्पित होंगे वो, कितने समर्पित होंगे वो अपने देश की आजादी के लिए। कुछ इसी प्रकार के विचारों के साथ, कुछ इसी प्रकार के शब्दों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और आपने देखा होगा ये जो भगत सिंह का ये जो पिक्चर दिख रहा है ये बिल्कुल रियल है। भगत सिंह का ये जो फोटो है बहुत ज्यादा वायरल होता है, इसीलिए मैंने आपको सबको दिखाने के लिए यहाँ पे ये लगाया है। अगर हम बात करते हैं भगत सिंह के बारे में तो ये जो तीनों पिक्चर है इनके, ये रियल है बिल्कुल। ये इनके बचपन का पिक्चर है जो कि लाहौर की एक स्टूडियो में शूट किया गया था, और ये फिर उसके बाद में यहाँ पर एक पिक्चर लगाया गया है और यहाँ पर ये पिक्चर लगाया गया है। बाकी ये जो पिक्चर है ये तो फिर बनाया गया बाद में। ये तीनों जो पिक्चर है ये रियल है। भगत सिंह के विचार इतने मजबूत थे कि भगत सिंह ने कहा कि सिख धर्म में बाल कटवाना वर्जित है,
लेकिन आजादी के लिए बाल तो क्या, मैं मेरी गर्दन कटा सकता हूँ। कुछ इस प्रकार के विचार जो थे वह भगत सिंह के थे। तो आगे बढ़ते हैं हम। और एक दिन आता है फिर यहाँ पर, और एक व्यक्ति है जिसका नाम है सिडनी रोलेट। रोलेट सिडनी जो है, इसके नेतृत्व में एक कानून आता है, भारत शासन अधिनियम आता है सन 1919 में। और उस कानून को बोलते हैं बिना अपील, बिना वकील और बिना दलिल के गिरफ्तारी। बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस कानून को बोलते हैं काला कानून। तो इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए बहुत सारी जनता यहाँ पर इकट्ठा होती है, और उनका नेतृत्व करते हैं डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू। और इनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है अंग्रेजी सत्ता के द्वारा, अंग्रेजी शासन के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इनके समर्थन में पंजाब की जो जनता है, पंजाब की जो भीड़ है, वह इनके समर्थन में इकट्ठा होती है एक बाग में, और उसका नाम है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में सारी की सारी जनता इकट्ठे होती है। वो इसलिए इकट्ठे होती है कि कोई बड़े अधिकारी अगर ऊपर से जाएंगे तो वो देखेंगे कि इतनी जनता यहाँ पर इकट्ठा क्यों हो रही है, और हमारी आवाज को शायद वो सुन सके और डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू को छोड़ दे। तो इनके नेतृत्व में ये जो भीड़ है ये वहां पर जाती है, और वहीं पर एक अंग्रेजी व्यक्ति पहुंच जाता है जिसका नाम है जनरल डायर। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और दिन था 13 अप्रैल का सन 1919 का, और ये व्यक्ति है जिसका नाम है जनरल डायर। और वहां पर एक मैदान था, मैदान में बड़ी बड़ी दीवारें थी और एक छोटा सा दरवाजा था। सारी जो भीड़ थी वे निहत्ती थी और वह अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे थे। वहां पर जनरल डायर जाता है, और जनरल डायर देखिए यहाँ पर ये चित्र में दिखाई दे रहा है, जनरल डायर जो है वह गोली चलाने के आदेश दे देता है। और इस निहत्ती भीड़ पर इतनी गोलियां चलाते हैं, इतनी गोलियां चलाते हैं कि ये जो पूरा मैदान है लाशों से भर जाता है। यहाँ की जो मिट्टी है वह मिट्टी खून में लाल हो जाती है। कुछ इसी प्रकार से, इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि ये जलियांवाला बाग का हत्याकांड होता है। इतनी गोलियां चलाई जाती है यहाँ पर, आप देख सकते हो अभी भी वहां पर गोलियों के निशान है। ये गोलियों के निशान वहां पर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, मैं तो वैसे वहां पर जाके आया हूँ। अमृतसर का एक जो स्वर्ण मंदिर है उसके जस्ट पीछे जलियांवाला बाग हत्याकांड है। और मेरी तो ये अपील है कि आप सभी भी जो है ऐसी जगह पर घूमिए, ताकि आपके अंदर एक विचार उत्पन्न हो, आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़े, और आप हमारे ऐतिहासिक दृश्य को देखें और उन्हें जानें। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, देखो ये मैंने एक पिक्चर क्लिक करी थी, एक छोटा सा दरवाजा है। अगर व्यक्ति भागते तो कहाँ भागते, मतलब इतने खतरनाक नरसंहार को आज अंजाम दिया है जनरल ओ डायर ने। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे जनरल ओ डायर की, तो जनरल ओ डायर जो था वो व्यक्ति अलग था, एक माइकल ओ डायर था। उस टाइम पे माइकल ओ डायर जो था वह पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, और उस व्यक्ति ने भी इसका समर्थन किया। इसने नरसंहार किया, उसने समर्थन किया। ये दोनों व्यक्ति अलग अलग है। इसका समर्थन करता है, और जो अंग्रेजी शासन है वह जनरल डायर को इनाम में, भेंट में पैसे देती है कि वाह बहुत अच्छा काम किया है तुमने, नरसंहार किया है, इनको डरा कर रखना चाहिए। अब व्यक्ति भागते तो भागते कहां से, छोटा सा गेट था। यहां पर आज भी उन लोगों की तस्वीरें लगाई गई है इस गेट में। इस गेट से अंदर हम प्रवेश करेंगे, ये हम जाएंगे तो देखो ये छोटी सी तस्वीर दिख रही है, ये यहाँ पर मैंने पिक्चर क्लिक करी थी। अगर अंदर का मैं चित्र आपको दिखाना चाहूंगा तो ये म्यूजियम में मैं खड़ा हूं यहाँ पर, और ये यहाँ पर ये गेट है, और देखिए ये मैंने मेरी पिक्चर लगा रखी है, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में अगर आज भी आप जाकर देखोगे तो आज भी वहां पर गोलियों के निशान लगे हुए हैं। जितने भी व्यक्ति वहां पर शहीद हुए थे उन सब के चित्र वहां पर अंकित हैं, और एक म्यूजियम बनाया गया है। तो इतने खतरनाक नरसंहार को अंजाम देने वाला अंग्रेज जनरल ओ डायर था, और अंग्रेजी सरकार ने उसे दंड नहीं दिया, उसे इनाम दिया। ये बात पता चलती है एक नन्हे से भगत सिंह को, एक छोटे से भगत सिंह को। तो भगत सिंह जो है वह स्कूल जा रहे थे, और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है यह बैसाखी के दिन होता है। भगत सिंह जो है वह स्कूल जा रहे थे, उनको पता चलता है कि इतना खतरनाक नरसंहार हुआ है, इतना खतरनाक वहां पर एक कांड हुआ है। तो भगत सिंह सुनते ही 40 किलोमीटर दूर से भगत सिंह जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखने के लिए आते हैं। और जब देखते हैं, देखो ये चित्र मैंने दिखाए गए हैं, आज भी वहां पर गोलियों के निशान है, ये गोलियों के निशान प्रदर्शित किए गए हैं इस चित्र में। तो भगत सिंह आते हैं, और जब आते हैं तो वो देखते हैं कि उस मैदान में मिट्टी गीली थी, और मिट्टी पानी से गीली नहीं थी, मिट्टी खून से गीली थी। भगत सिंह वहां पर देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये मतलब क्या हो चुका है।
छोटे से थे भगत सिंह, ज्यादा बड़े नहीं थे। 1907 में उनका जन्म हुआ है और 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तकरीबन उनकी उम्र 12 वर्ष रही हुई। भगत सिंह एक कांच की शीशी में उस मिट्टी को भरते हैं और उस मिट्टी को जो है अपने सर पर लगाते हैं और एक संकल्प लेते हैं, एक प्रण लेते हैं कि मैं इस अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकूंगा, इसके विरुद्ध एक क्रांति करूंगा। और आप सभी ने सुना होगा कि युवा वह नहीं होता है जिसकी चमड़ी चमकती है, युवा वह नहीं होता है जिसके बाल काले हैं, युवा वह नहीं होता है जिसकी उम्र 18 से 25 वर्ष हो, जबकि वास्तविक युवा तो वह होता है जब वो सच कहे तो उसकी पिंडलियां नहीं कांपे, जब वो सच कहे तो उसका दिल थरथराए नहीं। वास्तविक युवा वह होता है। और उस टाइम पे भगत सिंह एक प्रण लेते हैं कि एक क्रांति करेंगे और वह क्रांति वैचारिक क्रांति होगी। कैसी क्रांति होगी? वैचारिक क्रांति होगी। तो बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे, यहां पर देखते हैं। तो देखिए फिर क्या होता है कि जब भगत सिंह बड़े होते जाते हैं, 1923 में भगत सिंह जो है वह लाहौर में एडमिशन लेते हैं और वे थोड़े बड़े होते हैं तो उनके पिताजी बोलते हैं कि अब तो हमारा बेटा बड़ा हो चुका है, अब तो शादी करेंगे। भगत सिंह बहाने बनाते हैं और कहते हैं कि मुझे शादी नहीं करनी है। और भगत सिंह बहाने बनाते कि वो तो अनपढ़ लड़के हैं, अनपढ़ लड़की से मुझे शादी नहीं करनी। भगत सिंह ऐसा बहाना बनाते। फिर जब उनके इतने सारे जब बोल रहे थे तो भगत सिंह इसको दबा नहीं पाए, तो भगत सिंह एक चिट्ठी लिखते हैं, क्योंकि घर वाले बोलते हैं कि भैया शादी करो, भैया शादी करो। तो भगत सिंह एक चिट्ठी लिखते हैं उनके पिताजी को और बोलते हैं कि पिताजी मैं पूरे जीवन शादी नहीं करूंगा, अब आजादी ही मेरी दुल्हन है। क्या कहते हैं भगत सिंह? भगत सिंह कहते हैं कि अब आजादी ही मेरी दुल्हन है और मैं पूरी जिंदगी अब शादी नहीं करूंगा। और सन 1924 में भगत सिंह जो है वह बंगाल चले जाते हैं अपने मित्र, अपने साथी के पास, जिनका नाम है बटुकेश्वर दत्त। क्या नाम होता है? बटुकेश्वर दत्त नाम होता है। और यहां पर जाके सन 1926 में एक संगठन की स्थापना करते हैं। 1926 में एक संगठन की स्थापना करते हैं भगत सिंह। उस संगठन का नाम रखते हैं नौजवान भारत संघ। और देखिए उनके विचार कितने खतरनाक थे, कितने दृढ़ संकल्पित थे उनके विचार, जिन्होंने एक पूरी क्रांति जगा दी। इसीलिए कहते हैं कि नौजवान जब भी जागा है इतिहास ने करवट बदली है। नौजवान जब भी जागा है इतिहास ने करवट बदली है। और वहां पर ये मिलते हैं बटुकेश्वर दत्त से। और बटुकेश्वर दत्त से जब ये मिलते हैं तो बटुकेश्वर दत्त इन्हें बांग्ला सिखाते हैं। और भाषा की तो बात ही छोड़ दो आप, भगत सिंह को हिंदी आती थी, इंग्लिश आती थी, उर्दू आती थी, बंगाली आती थी, पंजाबी आती थी। और अगर हम पढ़ाई की बात करते तो पढ़ाई तो बहुत ही इनकी खतरनाक थी। लगभग भगत सिंह को 500 किताबों का ज्ञान था। और भगत सिंह की जो इंग्लिश थी वो बड़ी खतरनाक थी, बहुत अच्छी इंग्लिश थी भगत सिंह की। तो पढ़ाई के तो हम यहाँ पर बोल ही नहीं सकते हैं। विचारों से लड़ने वाले व्यक्ति थे भगत सिंह। आइए बढ़ते हैं आगे। एक दिन क्या होता है कि साइमन के नेतृत्व में एक कानून भारत आता है। उस कानून का नाम होता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत आता है 3 फरवरी सन 1928 को। और यह जो कानून है यह 30 अक्टूबर सन 1928 को लाहौर पहुंच जाता है। और इसका नेतृत्व ये जो साइमन कमीशन है, इस साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए लाहौर में उतरते हैं लाला लाजपत राय। यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये लाला लाजपत राय का चित्र है। तो विरोध में उतरते हैं। तो वहां पर एक अंग्रेज में एक पुलिस अधिकारी होता है, अंग्रेजी पुलिस अधिकारी, जिसका नाम होता है स्कॉट। वह स्कॉट जो है वह जो है लाठी चलाने के आदेश दे देता है। क्या चलाने के आदेश देता है? वह लाठी चलाने के आदेश देता है। और लाठियों की जो चोट है वह लाला लाजपत राय के सर पर लगती है। भगत सिंह भी वहां पर खड़े होते हैं। भगत सिंह आने की कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन लाला लाजपत राय मना कर देते कि नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं होना। और लाला लाजपत राय के सर पर इतनी लाठियों की चोट पड़ती है, इतनी लाठियों की चोट पड़ती है कि लाला लाजपत राय वहां पर बेहोश हो जाते हैं। और लाला लाजपत राय जो है वह कहते हैं कि मेरी सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, ऐसा लाला लाजपत राय बोल के जाते हैं। और लाला लाजपत राय की 17 नवंबर सन 1928 को इतनी चोट लगी, लाठियों की इतनी चोट लगी कि वो शहीद हो जाते हैं, वो एक्सपायर हो जाते हैं। तब भगत सिंह सोचते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात हो चुकी है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद प्लानिंग बनाते हैं कि अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये तीनों प्लानिंग बनाते हैं, तीनों चारों यहां पर प्लानिंग बनाते हैं। और ये जाते हैं फिर 17 दिसंबर सन 1928 की बात है। और ये जाते हैं फिर डबल से। ये सोचते हैं कि भैया अब तो काम नहीं चलेगा, अब तो क्रांति करनी ही पड़ेगी।
तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये तीनों जाते 17 दिसंबर सन 1928 का समय था। वहां पर ये स्कॉट को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन स्कॉट तो इनको नहीं मिलता है, तो ये सैंडरसन को मार देते हैं, सैंडरसन की हत्या कर देते हैं। सैंडरसन की हत्या करके ये वहां से फरार हो जाते हैं। और जब फरार होते तो अंग्रेजी जो शासन है इन पर लाहौर में इन पर बैन लगा देती है कि सैंडरसन को मार दिया है। ये युवा जो है इतने खतरनाक हो सकते हैं जिन्होंने किसको मार दिया, सैंडरसन को मार दिया। इंडियन की इतनी ताकत, भारतीयों की इतनी ताकत, जो अंग्रेजों पर हाथ उठा दिया, हाथ उठाने की छोड़ो मार ही दिया है। गोली चलाकर जो है सैंडरसन की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज ए बाब होगा, और जिन्होंने बस्तियां उजाड़ डाली थी कभी तो उनका हिसाब होगा।